हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 16 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे पीआईबी की वो हम सब लोग कवर करेंगे। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने 14 अगस्त की करंट अफेयर्स की वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, इसलिए पीआईबी में नहीं कवर कर रहे हैं। देखिए, आज ये पीआईबी का पहला आर्टिकल देखिए आप। ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। आज से पीआईबी की वीडियो आपको 5:30 बजे सुबह में मिल रही है। इसके बाद आपका वो करंट अफेयर्स का वीडियो, उसको क्या करना है, 6 AM पे अपलोड करना है। लेकिन शायद आज वो ना हो पाए क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया उसको। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपकमिंग डेज में, यानी 1 ही 2 दिन में, करंट अफेयर्स की वीडियो पीआईबी के आधे घंटे बाद ही अपलोड हो जाए। तो जिन स्टूडेंट्स को तुरंत देखना है तो वो तुरंत का तुरंत देख पाए। मुझे पता है कई सारे ऑफिस स्टूडेंट्स हैं, यानी ऑफिस जाने वाले, तो उनके लिए मॉर्निंग का टाइम सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहता है। इसीलिए पीआईबी अब सुबह में आएगी। और करंट अफेयर्स की वीडियो तो सुबह में आती थी पहले से, हालांकि लेट आती थी। आप कहोगे कि कहाँ आती थी सुबह में। चलिए आर्टिकल देखते हैं आज का पहला। ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए वेबिनार हुआ है। किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने किया है। ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर पर क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए, यानी ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर के लिए क्वालिटी सीड प्रोड्यूस हो सके, इसके लिए वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज द्वारा। ये जो वेबिनार है बेसिकली श्रिम्प एक्वाकल्चर पर फोकस करता है, यानी झींगा मछली के उत्पादन पर फोकस करता है। तो वेबिनार किस पर फोकस करता है? क्वालिटी सीड प्रोडक्शन पर। किसके लिए? ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर सेक्टर के लिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई है, आपको पता ही है। इसमें एक सब कंपोनेंट है जो कि ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर को सपोर्ट करता है, कोस्टल इंडिया में या फिर इनलैंड सलाइन वाटर में। जो ICAR का न्यू दिल्ली बेस्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर है, नई दिल्ली में स्थित है ना, उसके प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर A पनिग्रही ने कहा है कि इंडिया में ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर या फिर श्रिम्प एक्वाकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्वालिटी सीड रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, देखिए आगे तो उसके विषय में लिखा है लेकिन कुछ चीजें नहीं लिखी है। जैसे 20,050 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने? 20,050 करोड़ रुपए के आसपास दिया गया है, आप देख लीजिएगा। 20,050 करोड़ के आसपास दिया गया है। किसके लिए? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस 20,000 में से जो 11,000 करोड़ है वो किसके लिए? मरीन, इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए यूज किया जाएगा, जबकि 9,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाएगा। तो ये जो सब कंपोनेंट है 20,050 करोड़ के आसपास, 20,050 करोड़ के आसपास, उसका सब कंपोनेंट याद रखिएगा। 11,000 करोड़ है किसके लिए? मरीन, इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए। 9,000 करोड़ किसके लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बाकी हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें क्या कहा गया है। ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की क्या है? फ्लैगशिप स्कीम है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था। एम क्या है? फिशरीज क्लस्टर क्रिएट करने के लिए क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच को अडॉप्ट करना। देखिए, जहां भी क्लस्टर बन जाता है, सपोज करिए हमारा फिश फार्मिंग यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे फार्मर है, यहाँ पे फार्मर है, यहाँ पे फार्मर है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सब कुछ है, तो उसको कहते हैं क्लस्टर। तो फिश क्लस्टर को प्रमोट करना है, मेन बेसिक एम यही है आपके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। आपका 2020 सितंबर के आसपास लॉन्च की थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया 20,050 करोड़ रुपए दिए गए हैं 5 वर्षों के लिए, यानी 2020-21 से 2024-25 तक के लिए 20,050 करोड़ दिए गए हैं। इसमें से 11,000 करोड़ काहे के लिए दिए गए हैं? आपके मरीन, इनलैंड फिशरीज के लिए, और 9,000 करोड़ किसके लिए दिए गए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये याद रखिएगा। अब जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का टारगेट क्या है? टारगेट है 2024-25 तक एडिशनल 70 लाख टन फिश प्रोडक्शन करना। कितना? 70 लाख टन एडिशनल फिश प्रोडक्शन करना। साथ ही साथ फिशरीज एक्सपोर्ट वैल्यू वाइज 1 लाख करोड़ का अर्निंग प्राप्त करना। कब तक? 2024-25 तक। इसके अलावा 2024-25 तक जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो रहे हैं फिशरी सेक्टर में 20 to 25%, उनको कम करके 10% करना है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। ये तो आप सभी को पता है कि अभी तक का हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किया गया है फिशरी सेक्टर में, तो वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया गया है। कुछ बेसिक सी चीजें हैं, चाहे वो आप यहाँ फिगर से पढ़ लीजिए, जहां से आपको समझ में आए वहां से पढ़ लीजिए। ये देखिए, 55 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एक्सपोर्ट डबल हो जाएगा अगले 5 वर्षों में, 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट। तो ये सब चीजें बेसिक फैक्ट्स हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए। इन्होंने ऐसा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर सेक्टर पर। अब एक्वाकल्चर
फिश फार्मिंग एक्वाकल्चर को कहते हैं, इतना याद रखिएगा, चाहे वो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर हो या फिर ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर हो। इसमें फिशेस, श्रिम्प्स सब कुछ शामिल है, याद रखिएगा। कॉमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप यूज़ करें, ऐसा नहीं कि बस घर में पाल लिया, अच्छी लगती है, गोल्डन कलर की है, ब्लैक कलर की है, तो वो एक्वाकल्चर में नहीं आएगा, ठीक है। कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तभी आएगा। अब फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, देखिए जनरली इंडिया में जो है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर बहुत ज़्यादा आप डोमिनेट देखेंगे, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसमें रोहू, कतला, मरीगल, ये फिश वैराइटीज़ हैं, इनका कल्टीवेशन किया जाता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए। जो इनलैंड वाटर बॉडीज हैं, इनका 40% जो आपका पोटेंशियल है इसके लिए यूज़ किया जाता है, काहे के लिए? फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के लिए। इंडिया के जो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश ऐसे स्टेट्स हैं, यहाँ पे फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है या फिर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, इंडिया की कोस्ट लाइन है 7500 प्लस, यहाँ पर ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर का ढंग से यूज़ हो सकता है। ये कुछ जैसे जायंट टाइगर प्रॉन्स या फिर कैट फिश, ये सब कुछ क्वालिटी है फिश की जहाँ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर में यूज़ की जाती हैं। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, हर जगह पे। अब एक फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, इनलैंड फिशरीज के मामले में और टोटल फिशरीज के प्रोडक्शन में, दोनों में आंध्र प्रदेश टॉप है। क्या? इनलैंड प्लस टोटल फिशरीज के मामले में। लेकिन अगर मरीन फिशरीज की बात आ जाए तो याद रखिएगा तमिलनाडु टॉप पे है। पहले गुजरात में था, गुजरात टॉप पे था, लेकिन बाद में तमिलनाडु ने उसको पीछे कर दिया, तो ये याद रखिएगा। अब अगला आर्टिकल क्या है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि नॉन ट्रेडिशनल रीजन्स से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया है। किसके द्वारा? एपिटा के द्वारा। कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था कि राजा मिर्चा नागालैंड का मिर्चा है और जीआई सर्टिफाइड वैरायटी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नागा मिर्चा को एक्सपोर्ट किया गया था, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। तो इस बार नॉन ट्रेडिशनल एरिया से, क्योंकि नागालैंड से यानी नॉर्थ ईस्ट से मिर्च की कोई वैरायटी एक्सपोर्ट की जा रही है, और जो आपका राजा मिर्चा है वर्ल्ड की टॉप 5 हॉटेस्ट चिली में से एक है। तो इस बार बहुत बढ़िया चीज ये हो रही है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट तो बढ़िया हो ही रहा है, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल एरिया से हो रहा है, जहां आप सोचते नहीं थे वहां से हो गया। अब देखिए, जैसे एपिडा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को थ्रस्ट प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो ट्रेडिशनल एरियाज से हो या फिर नॉन ट्रेडिशनल एरियाज से हो। तो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज पहली बार आए हैं कंट्री के एक्सपोर्ट मैप पर, यानी कि अब जैसे ये देख लीजिए, डिहाइड्रेटेड महुआ छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट किया रहा है। क्या? सूखा हुआ जो महुआ होता है उसको छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट किया रहा है एपिडा की हेल्प से। वहीं हिमालयन गोट मीट, इसको उत्तराखंड से एक्सपोर्ट किया रहा है। खास बात क्या है? महुआ फ्रांस गया है और हिमालयन गोट मीट कहाँ गया है? यूएई गया है। तो अपने आप में ही अच्छी बातें हैं। अभी तक हिमालयन गोट मीट एक्सपोर्ट नहीं होता था यूएई के लिए, और ना ही डिहाइड्रेटेड महुआ आपका एक्सपोर्ट होता था कहाँ के लिए? फ्रांस के लिए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है। ये जो डिहाइड्रेटेड महुआ है ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया की लार्जेस्ट कोल माइन कहाँ है? कोरबा, छत्तीसगढ़ में। वहीं से आपका डिहाइड्रेटेड महुआ जाता है फ्रांस के लिए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि नॉन ट्रेडिशनल एरियाज से हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ दिन पहले अभी मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि एप्पल की 5 वेराइटीज हिमाचल प्रदेश से गई हैं, कहाँ के लिए? बहरीन के लिए गई हैं। तो इस बार एपिडा भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसमें कोई, मुझे तो लगता है बेस्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट बॉडी का या फिर कम्युनिटी का इसको अवार्ड मिल जाना चाहिए। इस बार जैसे इन्वेस्ट इंडिया को मिला था ना, वैसे ही इसको। लाओस के साथ 37th मीटिंग की गई है एपिडा ने, ताकि यहाँ पर भी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। लाओस के मरीन प्रोडक्ट, आपका स्पाइसेस, ये सब कुछ जाता है, याद रखिएगा। एपिडा फ्रूट्स को भी एक्सपोर्ट, मतलब फ्रूट्स एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दे रहा है। मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम, एप्पल प्रमोशन प्रोग्राम, ये बहरीन में पहले ही ऑर्गेनाइज कर चुका है। फ्रूट प्रमोशन प्रोग्राम देखिए सऊदी अरब में एपिडा ने ऑर्गेनाइज किया है। कुछ दिन पहले गुजरात गवर्नमेंट ने जो ड्रैगन फ्रूट का नाम था उसको नाम बदल के कमलम कर दिया था। तो ड्रैगन फ्रूट को इंडिया में अब कमलम कहा जाने लगा है। अब एपिडा चाहता है कि कमलम जो ड्रैगन फ्रूट है उसको सऊदी अरब एक्सपोर्ट किया जाए। तो भैया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर बहुत फोकस किया गया और इसका हमें फायदा भी देखने को मिला है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रीवियस ईयर से इस ईयर देखा जाए तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 18.49% का ग्रोथ देखने को मिला है, और लगभग फिनेंशियल ईयर 21 के दौरान एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रहा है $41.25 बिलियन का, यानी 17.34% तक की जंप देखने को मिली है। ये अपने आप में सीरियल्स को बहुत बढ़ावा मिला है। नॉन बासमती राइस अगर इंक्लूड कर लें तो सीरियल्स का एक्सपोर्ट में 136.06% की ग्रोथ देखी गई है। वैल्यू ऐसे देखें तो 4794.54 मिलियन रुपीस का सीरियल एक्सपोर्ट किया गया है। टोटल जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है उसमें पहले सीरियल का पार्ट कितना था? 14.5%।
अब बढ़कर हो गया 19%। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भाई बहुत बेहतरीन हो रहा है, एपिडा इसके लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। एपिडा कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आता है, याद रखिएगा। एक्सपोर्ट की कोई भी बॉडी, चाहे MPEDA हो, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर एपिडा हो, ये दोनों आती हैं आपके कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत, आपको ये याद रखना है। अब ये देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, इन्होंने 60वां एनुअल पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे जारी कर दिया 2019-20 के लिए। तो 60th एनुअल पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज द्वारा। ये देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है, उसने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज की परफॉर्मेंस के आधार पर ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज सर्वे जारी किया है। 60th एडिशन है, यानी 60वां एडिशन है, 2019-20 के लिए जारी किया गया है। इसमें 100% कैलकुलेशन किया गया है सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइज का। वो सारा जितना भी जरूरी डाटा है वो सारा इसमें कवर किया गया है, चाहे वो फिनेंशियल पैरामीटर हो या फिर फिजिकल पैरामीटर हो। अब ये 5 सेक्टर्स जो हैं उनसे रिलेटेड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को इसमें शामिल किया गया है। 5 सेक्टर यहाँ पे हम नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे तो क्लियरिटी आएगी इसमें। हालांकि ये जो 5 सेक्टर हैं उनको आगे भी 21 ग्रुप में बांटा गया है, तो ये 21 ग्रुप जरूर याद रखिएगा, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है सर्वे है, इसमें उन्हीं सेक्टर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को कवर किया गया है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग 50% से ऊपर है, समझ गए ना। तभी तो भैया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कहलाएगा जब 51% शेयर होल्डिंग होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नहीं तो क्यों कहलाएगा। तो इसमें बताया गया है कि 2019-20 के पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के हिसाब से 31 मार्च 2020 को 256 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है। ये फेक फैक्ट आप रख लीजिएगा, ठीक है, अगर नाबार्ड ग्रेड ए फर्स्ट एग्जाम देने जा रहे हैं फेज 1। मैंने अभी आपको बताया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में जो पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे है उसमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज यूनिवर्स का 100% डाटा जो है कैलकुलेट किया गया है। 5 सेक्टर मैंने आपको बताया, ये 5 सेक्टर हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड जनरेशन, सर्विसेज, इंटरप्राइज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये 5 सेक्टर हैं और ये 5 सेक्टर फर्दर डिवाइड किए गए हैं 21 ग्रुप में। और कहने के लिए 5 सेक्टर हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग देंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे 5 सेक्टर पर हुआ है, 256 पब्लिक सेक्टर सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हैं 2019 के बाद। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस इन्वेस्टमेंट करती जा रही है, तो ये डिक्रीज भी हो सकती है, 256 से घट जाएंगी, फिर धीरे धीरे आपको पता ही है 4 करनी है, पता नहीं कितनी करनी है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पहले से 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। ARD ESI का जो रेगुलर मॉड्यूल है उसमें हम क्लियर कर चुके हैं कि डेफिनेशन सहित हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वर्तमान में 10 महारत्न है, ये भी पढ़ चुके हैं, 14 नवरत्न है, ये भी पढ़ चुके हैं, 74 मिनी रत्न है, ये भी पढ़ चुके हैं। तो जिसने ESI ARD रेगुलर मॉड्यूल देखे हैं उनको याद होना चाहिए, अगर वो एग्जाम देने जा रहे हैं। मुझे एग्जाम नहीं देना इसलिए मुझे याद नहीं है। ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के लिए सर्वे कंडक्ट किया गया 2019-20 में, इसमें आप मोटा मोटा देख लीजिए टोटल पेडअप कैपिटल कितनी है सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज की, यानी जो 256 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हैं उनकी पेडअप कैपिटल 31 मार्च 2020 तक कितनी है, 3 लाख करोड़ से ऊपर है। टोटल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है 21 लाख करोड़ से भी ऊपर है। अगर कैपिटल इम्प्लॉयड देखा जाए, कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया है, तो लगभग 31 लाख करोड़ से भी ऊपर है। अब ग्रॉस रेवेन्यू ऑपरेशन जो 256 ऑपरेटिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हैं 2019-20 के दौरान टोटल रेवेन्यू कितना आया, 24.5 लाख करोड़ से ऊपर आया। 256 में से 171 प्रॉफिट मेकिंग रही, 84 लॉस मेकिंग रही। ये याद रखिएगा, अभी कल परसों में ही करंट अफेयर्स में आ जाएगा ये कंपनी वाइज डाटा, तो मैं वहां पे कवर कर लूंगा, बहुत छोटा ही आर्टिकल होगा, अभी इसमें मोटा मोटा दिया था। अब देख लीजिए 171 प्रॉफिट मेकिंग है, 84 लॉस मेकिंग है। BSNL मेरे ख्याल से होना चाहिए लॉस मेकिंग में। अब सरप्लस देख लीजिए इतना आया 31 मार्च 2020 तक। नेट वर्थ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कितनी रही, 12,35,000 करोड़ के आसपास रही नेट वर्थ। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के तहत कितनी हुई, 1,21,000 करोड़ के आसपास हुई। तो ये अब सारे फैक्चुअल नहीं, आप इतना रखिएगा कितनी है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कितनी है 256, प्रॉफिट मेकिंग कितनी है 171, लॉस मेकिंग कितनी है 84। अब आगे जब डिटेल्ड डाटा आएगा इसका सिर्फ इतना ही आएगा कि IOCL मार्केट कैपिटल के हिसाब से इंडिया की सबसे लार्जेस्ट है, प्रॉफिट मेकिंग कोई और होगी, फिर लॉस मेकिंग कोई और होगी, रेवेन्यू वाइज को, तो वो करंट अफेयर्स में हम लोग कवर कर लेंगे। अभी PIB में इतना ही था इसलिए मैंने कवर नहीं किया। अब ये देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कौन मिनिस्टर बन गए हैं इसके, मनसुख मांडविया जी बन गए हैं, याद रखिएगा।
अब कोविड की सेकेंड लहर आ चुकी है। अब थर्ड लहर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ECRP 2 पैकेज रिलीज कर दिया है। ECRP मतलब इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज 2। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छी तरीके से पता है भाई कि कोविड-19 की जो थर्ड लेयर है वो बच्चों को अफेक्ट करेगी, तो इसको ध्यान में रखते हुए ECRP सेकेंड पैकेज रिलीज कर दिया गया है। सेकेंड वेव चली रही है, इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज रिलीज कर दिया है 8 जुलाई 2021 को। ये पैकेज टोटल है 23,123 करोड़। तो ये इंडिया कोविड-19 पूरा नई स्कीम का नाम आप देख लीजिए, इंडिया कोविड-19 ECRP, ये है पूरी स्कीम का नाम। टोटल पैकेज दिया गया 23,130 करोड़। ठीक है, ये स्कीम 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक ही रन की जाएगी। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा। पर्पस क्या है, थर्ड वेव को आने से रोकना और अगर आ जाती है उसको ढंग से मैनेज करना। ECRP जो 2 आपकी स्कीम है, इसके तहत अभी तक 1827.80 करोड़ रुपए तो एडवांस में दिया जा चुका है, यानी 15% एडवांस दिया जा चुका है प्रिपरेटरी एक्टिविटीज के लिए, ताकि स्टेट्स और यूटीज थर्ड वेव को आने से रोक पाए। ये आप देख लीजिए, ये 15% पहले दिया जा चुका है। अब 35% आज रिलीज कर दिया है, जब मैं करंट अफेयर्स बना रहा हूँ उसके एक दिन पहले। तो अब तक 50% आपका अमाउंट दिया जा चुका है। तो 23,123 करोड़ में से 50% अमाउंट दिया जा चुका है, यानी कि लगभग 1200 करोड़ के आसपास, 1200 करोड़ बोल रहा हूँ मैं, 23,000 है तो 12,000 करोड़ के आसपास अमाउंट दिया जा चुका है इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज फेज 2 के लिए। और ये पैकेज जो आपका पूरा का पूरा खर्च होना है 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक होना है। कुछ मोटा मोटा डाटा आपको पता होना चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है पहली बात तो ECRP 2 पैकेज। इसमें जो सेंट्रल सेक्टर का शेयर रहेगा मेरे ख्याल से 14,000 के आसपास रहेगा, 60-40 रेशियो पे हमेशा लगता है, तो मेरे ख्याल से इतने रहेगा। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका कंपोनेंट आप देख लीजिए। कोविड-19 थर्ड वेव अच्छी तरीके से पता है बच्चों को इफेक्ट करेगी, तो 827 पीडियाट्रिक यूनिट्स स्थापित किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स में। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स कवर की गई हैं? 740 डिस्ट्रिक्ट्स कवर की गई हैं फेज 2 के तहत, ये याद रखिएगा, 740 डिस्ट्रिक्ट्स और 827 पीडियाट्रिक यूनिट्स, ताकि बच्चों को बचाया जा सके और अगर वो एडमिट होते हैं तो उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड किया सकें। कहा गया है कि इस फेज 2 के तहत इतने 23,056 जो है ICU बेड्स बनेंगे, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, और इन 23,000 में से 20% पीडियाट्रिक ICU बेड्स होंगे। भाई बच्चों पर ही ध्यान दिया जाएगा ना, क्योंकि पता है थर्ड वेव बच्चों को ही इफेक्ट करने वाली है। बाकी ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 740 डिस्ट्रिक्ट्स, 23,123 करोड़ रुपए, 50% रिलीज किया जा चुका है 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए। 23,123 करोड़ में से 14,799.99 यानी कि 14,744.99 करोड़ कितना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत दिया गया है। इसके अलावा अप्रैल 2020 में इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज 1 रिलीज किया गया था 15,000 करोड़ का, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था। इस बार पैकेज 2 रिलीज किया गया है 23,123 करोड़ का, जिसमें लगभग 14,799 करोड़ के रुपए के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। और इस बार पीडियाट्रिक हेल्थ पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लीजिए। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने नया बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का आंध्र प्रदेश में, आज़ादी का अमृत महोत्सव के। ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। हालांकि इन्होंने कहा है कि रिसर्च ऑन ट्राइबल के बजाय रिसर्च फॉर ट्राइबल होना चाहिए। ठीक है, ये जरूर एक फैक्ट याद रखिएगा। तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है, मतलब उसकी बिल्डिंग इनॉग्रेट की गई है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत। बाकी ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ देखिए, इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 27 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए फंडिंग कर रही है। हालांकि ये 27 जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं अभी तक बने नहीं है, इनमें से कुछ बन रहे हैं, कुछ बन के तैयार हो गए। ठीक है, तो देख लीजिए 10 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ये कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, यानी कि अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है इनका। नीति आयोग की रिकमेंडेशन पर जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कीम है, इसके लिए पहले 2013-14 तक 13 करोड़ रुपए बजट अलॉट किया गया था, लेकिन 2019-20 में 120 करोड़ कर दिया गया। और ये जो 27 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें से 9 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनके लिए फंड 2014-15 के बाद रिलीज किया गया। ये देख लीजिए 27 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें 13 की अपनी खुद की बिल्डिंग है, चाहे वो आंध्र प्रदेश वाली को शामिल कर लिया या फिर उत्तराखंड वाली को। उसके अलावा 9 अभी कंस्ट्रक्शन में है
जो कि 5 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनसे काम कर रहे हैं। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली की हेल्प से इसको नई दिल्ली में ही स्थापित किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर्स है वो इसके लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। पर्पस क्या होता है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का? देखिए, ट्राइबल पॉपुलेशन का डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए रोड मैप प्रिपेयर किया जाता है। तो इस पूरे आर्टिकल से हमारे पास सिर्फ एक ही चीज आती है फैक्ट। पहली बात तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने हैं? 27 है। फंडिंग 2019-20 के दौरान 120 करोड़ रुपए की गई है और 2014-15 के बाद 9 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके लिए फंडिंग की गई है। 27 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में से 13 की अपनी खुद की बिल्डिंग है और 9 तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सब आप याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश में हाल ही में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है अर्जुन मुंडा जी ने, ये जरूर आप देखिएगा। कहाँ पे इनॉग्रेशन किया? आंध्र प्रदेश में। अब अगला आर्टिकल, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का चल रही थी, उसमें जो मिनिस्टर ऑफ पावर है आर के सिंह जी, उन्होंने न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर इंटरेक्शन किया यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल से। ये देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह, इन्होंने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इसको एड्रेस किया और जो भी मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे थे उनसे बातचीत की। एजेंडा क्या था यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल मीटिंग का? एडवांसिंग क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड पावर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए एडवांस क्लीनर और सस्टेनेबल अफोर्डेबल एनर्जी पर फोकस किया जाए। यूएस इंडिया जो बिजनेस काउंसिल थी उसकी मीटिंग का मेन उद्देश्य ये था। 50 इंडस्ट्री लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आर के सिंह जी ने एड्रेस क्या बताया? इंडिया टारगेट है 2030 तक 450 गीगावाट 450 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना रिन्यूएबल सेक्टर से, इतना याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है भैया, जो सोलर सेल्स हैं, बैटरीज हैं, इन सभी को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। पेरिस एग्रीमेंट क्या कहता है? पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने INDC इंटेंशनली डिटरमाइंड नेशनल प्रोग्राम IDNC कुछ ऐसे था, वो दिया था इंडिया ने और कहा था 2030 तक जितना भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनेगा उसका 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से बनेगा, देखिएगा, नॉन फॉसिल फ्यूल से। 2027 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा 275 जो गीगावाट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी। तो देखिए 2022 तक इंडिया का टारगेट क्या है? 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। 2027 तक कितना है टारगेट? 275 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और फिर 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। बाकी आप यहाँ पे ये रहने दीजिए याद रखने के लिए, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा 175 जो गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 2022 तक। इसमें 100 गीगावाट आपकी सोलर एनर्जी है। इस सोलर एनर्जी में से 40 गीगावाट 2022 तक रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन से आना है। अच्छा, रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में किसने टॉप किया था? गुजरात ने टॉप किया था, आपको याद रखना है। 2019 में यूएन क्लाइमेट समिट हुई थी। इंडिया ने बोला कि 2022 तक हम लोग 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट पूरा कर लेंगे और 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, उसका टारगेट आगे से रखेंगे। तो इंडिया 100 गीगावाट तो अचीव कर चुका है, तो इसका मतलब रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट अचीव करने में इंडिया पहले ही से आगे है। तो ये हमारे PIB के आर्टिकल्स थे, सारे कवर हो गए। करंट अफेयर्स की वीडियो कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाए। तब तक